Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and every one of the class 12th on the same platform of the Life Physics. As you all know that we have completed our second unit named as the electricity, and with the completion of the electricity we have conducted the test for that, and you all mostly जो लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, वैसी बात अपने 12th क्लास के बोर्ड को लेके अभी से सीरियस हैं, सो दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द एग्जाम. सो सम ऑफ यू हैवंट पार्टिसिपेटेड ड्यू टू सम रीजन, सो प्लीज कांटेक्ट मी सो दैट आप लोग अपने उस एग्जाम्स को भी कंडक्ट करवा सके. नाउ with the note is that now we are going to start our third unit, or you can say the one of the most important part of the part 1. The third part is the magnetic effect of the electric current. And at the starting जब हम लोगों ने during the lockdown जब अपने lectures को शुरू किया था, I specified that the first 3 units of the part 1 are the most lengthier one and the most important one. ओके, तो पहला 3 यूनिट सबसे लेंदी भी है और इंपॉर्टेंट भी है. माइट भी हम लोग लास्ट 2 और 2.5 मंथ से इस पे काम कर रहे हैं. अप्रैल मई एंड ऑन दैट हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, एंड यू विल गेट टू नो दैट. आपको वहां पे पता चला कि हम लोगों ने पिछले 2.5 मंथ्स में केवल 2 यूनिट्स को परफॉर्म किया है, कंप्लीट किया है, बट बहुत लेंदी है एंड इंपॉर्टेंट वन है. नियर अबाउट मिनिमम 8 to 9 मार्क्स ईच. हर यूनिट 8 से 9 नंबर लेके आ रहा है आपका. सो इन आउट ऑफ 70 मार्क्स, नियर अबाउट 27 to 28 मार्क्स फ्रॉम द फर्स्ट 3 यूनिट्स: electrostatics, electricity and the magnetic effect of the current that we are going to start. So please, we are going to start with the third unit, magnetic effect of the current. So first of all, let me clear what does this chapter is going to include. You all know that कि हमने एक स्टोरी लाइन शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैट से. कहानी शुरू हुई थी. कहानी थी एक कैरेक्टर की, एंड द नेम ऑफ द कैरेक्टर वाज चार्ज. एक चार्ज नाम के कैरेक्टर की कहानी थी जिसमें 2 टाइप थे और कहानी चलती है. बट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, जैसे आप जानते हैं ना आजकल वेब सीरीज बहुत आती हैं और आप लोग देखते भी होंगे. सो इन दोस वेब सीरीज सीजन वाइज काम चल रहा है भाई, अलग अलग सीजन चल रहे हैं. तो फर्स्ट सीजन ऑफ दैट चार्ज वाज व्हेन इट वाज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. जब वो चार्ज रेस्ट में था तो क्या हुआ, व्हाट वर द इफेक्ट of the charge or what was the property shown by the charge when it was in the state of rest. तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस. नाउ द सेकंड सीजन स्टार्ट. एक दूसरा सीजन शुरू हुआ उसी चार्ज के ऊपर. तो कैरेक्टर वही है अभी भी. एंड सेकंड सीजन इंक्लूड व्हेन दैट चार्ज वाज इन द मोशन. जब वो चार्ज एक मोशन में आ जाए, then an effect is created. तब उसका इफेक्ट और उसका प्रॉपर्टी अलग हुआ, and that would called as the electric current. तब उसने एक नया प्रॉपर्टी और नया इफेक्ट दिखाया. We call that as a electric current, और हमने उस इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा. Now the third season जो अभी स्टार्ट होने वाला है, और the third unit, this third unit is going to be connected with the second unit itself, because जब चार्ज मोशन में आया तो करंट बना, but due to that current there are some more effects created. उस करंट से बहुत सारे इफेक्ट्स भी बनते हैं. तो चार्ज जब मोशन में आता है तो करंट इफेक्ट बनता है. अब थ्रू द कंडक्टर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उससे कुछ इफेक्ट्स और बनते हैं. द फर्स्ट कॉमन इफेक्ट जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट वाज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. रिमेंबर, हीटिंग इफेक्ट, यानी जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट पास होगा तो वहां हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है. क्यों होता है वो पढ़ा, उसके फॉर्मूले और एवरीथिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर इफेक्ट ड्यू टू करंट, एंड दैट इफेक्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट. इफ आई समराइज विद इन द 5 मिनट्स, और केवल मैं इतना ही करना चाहता हूं, दैट प्लीज, मैंने आपसे पहले भी इस चीज को मैंने आपको बता दिया था थ्रू द व्हाट्सएप, बट द स्टूडेंट जो अभी यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जो व्हाट्सएप पे इस मैसेज को रीड नहीं कर पाए, प्लीज माय फर्स्ट मैसेज टू ईच एंड एवरीवन बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, बिकॉज ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है. सो बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आई रिक्वेस्ट वन थिंग फ्रॉम योर साइड, एंड दैट रिक्वेस्ट इज कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज go to the my YouTube channel Life Physics VK
and in that YouTube channel please open up the playlist of the 10th class. वहां पे प्लेलिस्ट में आपको 10th क्लास मैग्नेटिक के नेम से प्लेलिस्ट मिलेगा. प्लीज ओपन द 10th क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर, द लेक्चर दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन, एंड प्लीज गो थ्रू इंपॉर्टेंटली एंड वाइजली द फर्स्ट 3 लेक्चर्स. पहले 3 लेक्चर से आपको जरूर जाना है. Importantly, out of the 3, first 2 lectures are the very important. पहले 2 lectures सबसे ज़्यादा important है. Because the first 2 lecture of the 10th class includes the basic of this. वो हमें बताएगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ, the Oersted experiment जो 10th class में हुआ, what is the rule that we use to find out the magnetic field, what are the magnetic field lines, what are the properties of the magnetic field line, and many more. So point is that I request each and everyone इस lecture को start करने से पहले please go to the first 2 lecture of the 10th class and please make the notes from there. First 2 lecture से notes भी बनाने हैं, like the basic notes जो वहाँ पे हैं. Oersted experiment क्या कहता है, where the deflection of the magnetic compass is going to be have, तो कुछ rules है वहाँ पे, snow rule, left hand swimming rule, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो जो भी बेसिक है फर्स्ट 2 लेक्चर का वो आपका स्टार्टिंग नोट्स होना चाहिए. सो अभी भी मेरे पास मैसेज आया कि क्या सर वहां से नोट्स भी बनाने, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक द नोट्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेक्चर. नाउ द थर्ड लेक्चर, अगर आप थर्ड लेक्चर से जाते हैं, द थर्ड लेक्चर इज एग्जैक्टली व्हाट जो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं. बट इफ यू रीड दैट आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, तो आपको ये 12th क्लास का लेक्चर हेल्पफुल करेगा. ओके, बट थर्ड लेक्चर से अपना फेयर नोटबुक में कोई नोट्स नहीं बनाने. नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके, सो विद दैट पॉइंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट. बट बिफोर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ चीजें क्लियर हो चुका है यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट 2 लेक्चर्स ऑफ 10th क्लास आपने पढ़े, तो कुछ चीजें क्लियर है. एंड फर्स्ट थिंग इज दैट whenever there is a current, there would be a magnetic field around it. जब भी किसी भी कंडक्टर के से करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. Who explained this? Oersted. So Oersted has done this in his experiment. So Oersted experiment जो 10th क्लास में भी पढ़ा था आप लोगों ने, और आप लोगों को मैं अभी फिर से रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, दैट कि जब भी किसी भी वायर से करंट पास होगा उसके चारों तरफ क्या होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी देयर. ओके, सो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट डिफ्लेक्शन, वो भी रूल पता किए. नाउ द पॉइंट अराइजेस कि ड्यू टू द करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, बट व्हाट वुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो. बट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ और चीजें बता देता हूं. The symbol for magnetic field is capital B. So capital B is the symbol for magnetic field. Why? ये आज आपको पता चल जाएगा. Second is SI unit. इसके बारे में भी मैंने आपसे बात कर चुका हूं उन 2 lectures में. So SI unit is Tesla, or you can say the Gauss. It is the CGS one. And remember, 1 Gauss is 10 power minus 4 Tesla. So these are the basic points जो हमें यहाँ से recall करने हैं. So SI unit is Tesla and another unit is Gauss, means CGS unit is Gauss, and 1 Gauss is always equal to 10 power minus 4 Tesla. Okay, Gauss आप सही सोच रहे हैं, the Gauss's law of electrostats. So the same scientist जिन्होंने electrostats का law दिया था, और हमें इन scientist का law magnetic में भी मिलेगा future में आके. Okay, so please on that. So with that point, or with these all basic point, let's start our first lecture on that. And the first lecture heading is your Biot-Savart law. So now we are going to study the first law of the magnetic field, और आप बोल सकते हो अब हम अपने 12th क्लास के लेवल और स्टैंडर्ड को स्टार्ट करते हैं. So it is containing Biot-Savart's law. So पहले इसे क्लियर करते हैं. This contains the 2 name of the scientists, Jean Biot and D. Savart. तो 2 अलग-अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वैल्यू दिया. He gave us the value for the magnetic field. Okay, how to calculate the direction of magnetic field? I already discussed the Maxwell right hand thumb rule.
ओके, सो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल फ्रॉम द 10th क्लास वही चीज है और उन दोनों लेक्चर्स में आपको जाएगा। तो मैं अभी आपको यही बोलूंगा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिकॉज आई एम थिंकिंग एंड आई एम टेकिंग ऑन दैट बिहाफ कि फर्स्ट 2 लेक्चर्स आप लोगों ने थॉरली कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, नाउ विद द बायट-सेविट्स लॉ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से काम करना शुरू करते हैं। व्हाट डज बायट-सेविट्स लॉ सेज? बायट-सेविट्स सेज if we have a wire, a conducting wire xy, random है, कोई specific shape नहीं है, irregular shape का हो सकता है, and if that wire carries a current of capital R, okay, so what does Bayet says? Bayet-Savart says let us consider a wire xy carrying current capital R. So what is the current through that wire? Capital R. Okay, let us consider a P point. एक P point कंसीडर करते हैं जहां पे हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, ये तो मालूम है अकॉर्डिंग टू ओरिस्टेड कि अगर इस वायर से करंट है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट व्हाट वुड बी द स्ट्रेंथ, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको निकालने के लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक पॉइंट कंसीडर कर लिया है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर हियर अगेन, वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट, लेट अस कंसीडर a P point, what? A P point at distance of dr. What is the distance of the P point? dr from small section of wire. From what? Small section of wire. Since wire का हमें कोई specific length shape नहीं मालूम है, so we are going to consider a small section of wire. ये हमारा वायर का छोटा सा सेक्शन है dl वेक्टर। What is that? dl वेक्टर, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा अभी। dl वेक्टर means the length vector. Okay, and from that small section of the wire, the position or the distance of the P point is dr vector. तो उस P point का position क्या है? dr vector. So there are the two vectors जो अब हम लोग यहाँ पे include कर रहे हैं। dl vector, it is called as the length vector. I will discuss you कि हम लोग यहाँ पे length को as a vector quantity ले रहे हैं। And second one is dr vector, which is called as the position vector. Okay, now let's talk or let's discuss about the specific point. As you all know that from those 2 lectures जो मैंने आपसे डिस्कस करने को कहा था, हम लोगों ने वहां पे कुछ प्रैक्टिस की हैं। That let's suppose we have a wire which carries the current I. Okay, we have a P point here. So what would be the direction of magnetic field at P point due to this current carrying wire? तो ये चीज निकालना बहुत सीखना है। Okay, I am again repeating here, but उस 2 lectures में मैंने clearly mention किया है। So how to calculate the direction of magnetic field? By using the Maxwell right hand thumb rule. What does rule says? If we place the thumb of our right hand in the direction of current, then the direction of rolling of the palm gives the direction of magnetic field lines, and the magnetic field at any particular point can be find out by drawing the tangent on it. यानी हम अगर अपना राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में रखें और अपनी पाम को रोल करना शुरू करें, तो हमारी जो पाम की रोलिंग डायरेक्शन होगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएंगी, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना। ओके, तो अगर हम इस पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से रिवॉल्व करेंगी, और अगर आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वहां पे टेंजेंट, तो उसका टेंजेंट अंदर की तरफ जाएगा। ओके, ये हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था। टेंजेंट ड्रॉ कैसे करना है? आइडिया लीजिए कि आप एक पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं और वो उसी पॉइंट पे आके टूटता है जहां पे आपको टेंजेंट बनाना है, तो आप कहां जाएगा? अंदर की तरफ।
and for inward what is the magnetic field symbol? Cross. Okay, so this is the point. Now इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट रूल भी वहां पे डाल दिया है. नॉर्थ एंड साउथ कॉन्सेप्ट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एक बार रिपीट कर देता हूं. हाउ टू अप्लाई दैट रूल? That if we imagine that कि current is revolving around the point. Imagine कीजिए current P point के चारों तरफ revolve कर रहा है जिस point पे आपको magnetic field चाहिए. So how it is revolving? Clockwise or anti-clockwise? So if it is revolving clockwise, so it would be a south pole. और south में magnetic field अंदर जाता है. North से बाहर निकलता है और south के अंदर जाता है outside the direction. और अगर आपका वायर या आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे कौन सा पोल होगा? नॉर्थ. और नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है? आउटवर्ड. एंड फॉर द आउटवर्ड द सिंबल इज डॉट. तो आउटवर्ड के लिए सिंबल डॉट है और इनवर्ड के लिए सिंबल क्रॉस है. तो वही पुरानी चीजें हैं. अब मैं आपसे बस यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ. क्विकली थोड़ा इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में देखा है. दैट what is the direction of magnetic field at P point? Inward. Now check this out. What I am going to do? The current was earlier upward. Current कहाँ था? ऊपर था. Now the current is downward. Same P point, same location पे है, बस current का direction opposite कर दिया. बताइए क्या magnetic field की direction same रहेगी या opposite या फिर अलग होगा? So if we check out, if we go anti-clockwise, तो magnetic field inward नहीं outward हो जाएगा. So what we get to know, हमें क्या पता चला है यहाँ से? That कि current का direction क्या है? What is the direction of the current? It is very much important to decide the direction of magnetic field at a particular point. Means किसी भी point पे magnetic field का direction पता लगाने के लिए current की direction को study करना या current की direction को include करना is very much important. ये पहला point सीखने को मिला. Second point. Okay, the current was upward, the magnetic field was inward. Now, what I am going to do, I am not going to change the direction of current. मैं current की direction को change नहीं कर रहा हूँ. मैं P point की position को change कर रहा हूँ. अब बताइए, I change the position of P point. Okay, उतना ही distance पे लेके आया हूँ, but I change its position. Now let me know what would be the direction of magnetic field. Inward या outward? It will go again anti-clockwise, तो इस पे outward. और अगर P point यहाँ था तो magnetic field was inward. So what is the second thing जो हमें यहाँ से सीखने को मिला? That the position of the P point is also important to decide the direction of magnetic field. यानी magnetic field की direction क्या होगा? ओके, वो हम स्पेसिफिक निकालेंगे, वो हमारे पास रूल है. बट एक चीज जो हमें यहाँ से सीखने को मिल रहा है उस रूल से वो ये कि the direction of magnetic field at particular point, किसी भी पॉइंट पे magnetic field का डायरेक्शन दो चीजों की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है. नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ करंट, नंबर 2 द डायरेक्शन और द पोजीशन वेक्टर. तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है और वो है कि एक तो पोजीशन वेक्टर कि आपका P पॉइंट का वायर से पोजीशन क्या है, दूसरा इसका मतलब इसकी डायरेक्शन dr जो हमने स्मॉल डिस्टेंस माना है इसे, इसका डायरेक्शन हमारे लिए स्टडी करना इंपॉर्टेंट है. मानते हो इस बात को? ओके, दूसरी चीज किसकी डायरेक्शन? करंट की. अब करंट की डायरेक्शन चलो पढ़ तो लेते हैं. नाउ लेट्स टॉक इन द मैथमेटिकल फॉर्म. अब अगर करंट की डायरेक्शन को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आए, सो व्हाट वी कॉल दैट क्वांटिटी जिसमें हम लोग उसकी डायरेक्शन को स्टडी करते हैं, व्हाट वी कॉल दैट? वेक्टर क्वांटिटी. डेफिनेटली, बट यू ऑल नो दैट current is not a vector quantity. Current is such a quantity which has magnitude as well as direction, but in spite having the magnitude and direction, it is a scalar quantity. Why? Because it obeys the scalar addition law. ये algebraic addition law यानी vector addition law को obey नहीं करता. तो current never obeys triangle law of vector addition, never obeys parallelogram law of vector addition. It obeys simple addition. इसका मतलब अगर वो वेक्टर के लॉ को ओबे ही नहीं कर रहा तो वेक्टर उसे अपने कैटेगरी में नहीं रखेगा. तो करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक करंट की डायरेक्शन नहीं पता होगी तो P पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड, if I say there is a current in the wire and there is a P point, if I say कि इस वायर में करंट है और P पॉइंट है, बताइए P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है?
ओके, मैग्नीट्यूड कितना होगा वो तो आज निकालना सीखेंगे, बट डायरेक्शन क्या होगी? कैन यू गिव मी द आंसर? नो सर, बिकॉज जब तक हमें करंट की डायरेक्शन नहीं मिलेगी हम नहीं कर सकते। अब करंट की डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है। तो अगर ऐसा है तो करंट की डायरेक्शन को तो हम वेक्टर में नहीं डाल सकते। वी कांट से आई वेक्टर, ऐसा पर कभी तो लिख ही नहीं सकते ना आई वेक्टर। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक हायरिंग प्रोसेस किया। हायरिंग एक सिंपल सा, जैसे बोलते हैं किसी को हायर करना। इफ यू वांट टू डू सम वर्क, आप कोई काम करना चाहते हो बट आप डायरेक्टली उस काम को नहीं कर सकते हो, तो आप लोगों ने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन को हायर किया और उसे गाइडलाइन दी कि आप जाके काम कीजिए जैसा मैं कहता हूं। सो यहां पे वो हायरिंग कौन है, लेंथ। हम लोगों ने वायर की लेंथ को हायर किया यहां पे, किसके लिए, करंट फील्ड। और हम लोगों ने उस वेक्टर को क्या नाम दिया, लेंथ वेक्टर। व्हाट वी कॉल दैट नेम, लेंथ वेक्टर। तो इस लेंथ की वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सो द डायरेक्शन ऑफ dl vector would be along I के ऊपर वेक्टर नहीं, मींस लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन वहीं पे होगा जहां पे करंट का डायरेक्शन है। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है, इफ योर करंट इज हियर, लेट्स सपोज दिस इज द वायर, दिस इज द करंट, एक स्मॉल लेंथ ले लेते हैं dl, तो बताइए dl वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऊपर है। अगर करंट का डायरेक्शन नीचे होता तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन भी कहां ली जाएगी, नीचे। यानी हम लोग काम क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ तो करंट की डायरेक्शन को रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बोल दिया ना कि लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जहां पे करंट का डायरेक्शन होगा। तो अगर करंट अपवर्ड है तो लेंथ वेक्टर भी ऊपर लिया जाएगा, अगर करंट डाउनवर्ड है तो लेंथ वेक्टर भी नीचे, अगर राइट है या लेफ्ट है या जहां पे भी। ओके, तो लेंथ वेक्टर वहीं पे लिया जाएगा जहां पे करंट की डायरेक्शन है। बट हम करंट को डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने लेंथ को यूज किया। ओके, लेंथ एक तरीके से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस फैक्टर वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। जैसे इफ आई रिकॉल क्लास 11 बेसिक, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दोनों के मीनिंग बहुत अलग हैं, दोनों की वैरायटी कॉन्सेप्ट अलग है, बट अगर आप एक तरीके से देखें तो दोनों का डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओनली लेंथ, l। मतलब दोनों ही हमें लंबाई के बारे में बताते हैं, बट मीनिंग वाइज दोनों बहुत अलग है। तो एक तरीके से लेंथ भी एक तरीके से लंबाई हो गई, और अब हमने इस लेंथ वेक्टर को डेफिनेशन दे दी कि ये लेंथ का, यानी ये वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन वही होगी जहां पे करंट होगा, क्योंकि करंट को डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे। तो ये वो कहते हैं ना, ये वो बड़ा आदमी है जो डायरेक्ट किसी छोटे काम को नहीं कर सकता या डायरेक्ट किसी चीज को नहीं दिखा सकता, तो वो इनडायरेक्ट वे में किसी थर्ड पार्टी को हायर करेगा। ओके भाई, तुम आ जाओ, तुम मेरी जगह पे खड़े हो जाओ, तुम वही डायरेक्शन दिखाओ जो मैं दिखाता हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं वही तुम्हें करना है, बट लोग तुम्हें वेक्टर की तरह जानेंगे, मुझे नहीं। तो ये छिपके काम कर रहा है उनके पीछे। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। और पोजीशन हमारी वेक्टर वो भी डेफिनेटली है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि पी पॉइंट की लोकेशन क्या है, ये भी डायरेक्शन मैटर करता है। तो दैट्स व्हाई ये दो लेंथ वेक्टर क्वांटिटीज आई हैं आपके सामने। ओके, एंड दिस इज द थीटा। So what is the theta? Theta stands for what? Angle between what? Length vector and position vector. So theta stands for angle between dl vector and dr vector. So I hope you are clear with the all the specification जो हम use करने वाले हैं. So thus magnitude of magnetic field. Thus magnitude of magnetic field dB. dB by, because हम small length की वजह से पढ़ रहे हैं. So magnetic field due to small section is directly proportional to first thing, and that first thing is current. तो पहली चीज जिससे हमें पता चली कि किस चीज पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, and that is current effect. कि more be the current effect, more be the strength of magnetic field. Second, dB is directly proportional to what?
लेंथ ऑफ द वायर। हमने यहाँ पे वो स्मॉल लेंथ को लेके पढ़ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड केवल इतना वायर की वजह से पड़े, केवल इतना। जब टोटल की वजह से पढ़ना हो, आप जानते हैं व्हाट वी हैव टू डू इफ वी वांट टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट वायर, वी विल इंटीग्रेट इट, हम उसे इंटीग्रेशन में डाल देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, और अगर लिमिट है तो लिमिट के साथ, और अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो सेकंड फैक्टर ऑन व्हिच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स इज लेंथ वेक्टर। The third factor on which the magnetic field is depend to be find is the angle. The third factor जो बायट-सैवर्ट्स को, बायट-सैवर्ट्स ने इसे प्रैक्टिकली करके देखा, अच्छा भाई पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जितना करंट होगा। ये वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे कूलम का लॉ वर्क किया था कि भाई कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स और कूलम फोर्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि भाई दो चार्ज में फोर्स कितना होगा, उन्होंने चार्जेस की वैल्यू को कभी कम किया कभी ज्यादा किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उन्हें रिजल्ट मिले, और जब उन्हें रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन मिली तो उन्होंने वहां से कंक्लूजन्स निकाल दी और वही लॉ बन गए। तो यही ऐसे काम कर रहा है। तो थर्ड फैक्टर जिसपे उन्हें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड होता हुआ दिखाई दिया वो था एंगल, कि भाई अलग-अलग एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड अलग-अलग मिली, ओके। बट वो जो वेरिएशन हो रहा था, द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द एंगल पोजीशन, यानी एंगल को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा था, दैट वाज अकॉर्डिंग टू साइन वेरिएशन, वो साइन ट्रिग्नोमेट्री की तरह था। सो दैट्स व्हाई इट डिपेंड अपॉन साइन। एंड द लास्ट फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड वाज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, हमने वो डिस्टेंस dr लिया है तो आप इसे dr स्क्वायर लिख सकते हो, और अगर आप इसे r लिखना चाहते हो तो इसे आप जनरली r की फॉर्म में भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हम पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। लेट्स सपोज द पोजीशन इज r, लेंथ को वैरी रखेंगे। ओके, सो दिस इज द थर्ड और द फोर्थ फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड। सो thus that अगर हम सबको कांटेक्ट में लाएं तो dv vector is being directly proportional to I dl sin theta divided by r square, and when the proportionality sign removes, what comes? dv is equal to k I dl sin theta divided by r square, where k constant, where constant k is equal to mu naught by 4 pi, जहां पे कांस्टेंट k क्या है? mu naught by 4 pi, whose value is 10 power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, where mu naught, जहां पे हम लोग mu naught को क्या बुलाते हैं? permeability. What we call this as a permeability, whose value would be 10 power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, जो कि यहीं से आ गई है। So this constant is called as mu naught by 4 pi, जिसका वैल्यू ऑलवेज 10 पावर नेगेटिव 7, और जहां पे पर्टिकुलरली इस mu naught को हम लोग क्या बुलाएंगे? permeability. So first of all, what is permeability? It is similarly like the permittivity, efficient knot. Permittivity, it is or it was the ability of the medium to allow the electrical character, यानी ये उस मीडियम का वो एबिलिटी या वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर को अलाउ करता है, एफिशिएंट नॉट। और जब मीडियम चेंज होंगे तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर को अलाउ करने के कैरेक्टर भी बदलेंगे, तो वहां पे परमिटिविटी मीडियम आ जाती है, जो कि हमेशा एफिशिएंट नॉट मल्टीप्लाई विद द एफिशिएंट आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। सेम ऐसे ही यहाँ पे परमिएबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे मीडियम कौन सा कैरेक्टर अलाउ करने वाला है? द मीडियम इज गोइंग टू अलाउ दी विच कैरेक्टर? इट इज गोइंग टू अलाउ दी मैग्नेटिक कैरेक्टर. So that's why it is called as permeability, means the ability of a medium to allow the magnetic character. और this is the value in air. अगर मैं यहाँ पे ये specific करके बताऊं, so it is the value in air or in vacuum, जो हम लोग generally लेते हैं. Okay, so this is your expression. And what would be our final expression? That we will note it down. So first of all, please note it down up to here. यहाँ तक please कर लेंगे. Now, so what would be our final expression? हमारा final expression क्या आएगा?
So we get to know that the final expression dB, it is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. Done. This is the magnitude of magnetic field. And Biot and Savitz was the first scientist जिन्होंने हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे पहला फॉर्मूला दिया था. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था जो हमारे पास आया. एंड दैट्स व्हाई द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बायट के बी से ही स्टार्ट हो गया. ओके, सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट कैरिंग सेक्शन. सो इट वाज मैग्नीट्यूड. बट वी ऑल नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन हो गया. सो इन वेक्टर फॉर्म इसे कैसे लिखेंगे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत बार देखा गया हाउ टू रिप्रेजेंट, और कंपटीशन में भी आ जाता है. सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट? dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl वेक्टर sin थीटा बाय r स्क्वायर इनटू r cap. It is being multiplied with the r cap. So first of all, let us clear what is r cap. So r cap, it is a unit vector. क्या है ये? यूनिट वेक्टर है. ओके, कैप आप जानते हो, बट यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल डायरेक्शन में है, तो आप इसे क्या बुला सकते हो? नॉर्मल यूनिट वेक्टर. Why we use this normal unit vector? So if you recall, जब भी आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का हेल्प किया या कोशिश किया बाय यूजिंग मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा करंट की फैक्टर की डायरेक्शन में 90 डिग्री पे मिला हमेशा. सो दैट्स व्हाई वो नॉर्मल में होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर. अब ये तो आप लोग जानते हैं, dB वेक्टर is equal to mu naught by 4 pi I dl vector sin theta by r square into r vector by r. ये तो आप जानते ही हैं that कि किसी भी वेक्टर का कैप इज इक्वल टू r वेक्टर बाय r. मींस a कैप, जब हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़ते थे ना, a कैप इज इक्वल टू व्हाट? a वेक्टर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a. सो इफ इट इज so dB वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट. नाउ अब ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया क्योंकि a वेक्टर b वेक्टर sin थीटा. सो a b sin थीटा क्या होता है? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइडेड बाय, अब नीचे हो गया है 3 मैग्नीट्यूड. r स्क्वायर पहले से था बट कैप को हटाया तो r एक और आ गया, सो इट वुड बी r क्यूब. So this is the vector representation of the magnetic field in the, or by using the vector addition, by using the Biot-Savitz law. So with the help of Biot-Savitz, or you can say the vector form of the Biot-Savitz law is mu naught by 4 pi I dl vector cross r vector by r. Okay, mu naught by 4 pi constant है, I current है, ये magnitude है. तो अगर ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है और ये भी एक मैग्नीट्यूड है, तो अब आपको एक फैक्टर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और वो फैक्टर क्या है? दैट मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेक्टर फॉर्म में देखें, सो मैग्नेटिक फील्ड इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl वेक्टर एंड r वेक्टर. वेक्टर यानी डायरेक्शन फॉर्म में. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड dl वेक्टर पोजीशन वेक्टर, सॉरी लेंथ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है. अब आप याद कीजिए, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी करते थे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर गिव्स यू c वेक्टर. ऑब्वियसली बात है, क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट. मींस क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. और अगर आप मुझे रिवाइज करके दे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द c वेक्टर? What is the direction of the result of the cross product of two vectors? That, so the direction of c vector is always perpendicular to both a vector and b vector. यानी c vector की डायरेक्शन a vector और b vector दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी. ओके, तो अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? That important thing जो हमें कंक्लूड मिली, that the direction of magnetic field
is normal or you can say perpendicular to both dl vector and r vector, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेंथ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो। हाँ, ये दोनों आपस में कितने डिग्री पे है, दैट इज डिफरेंट केस, वो कुछ भी हो सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और पोजीशन वेक्टर के भी। बट इस रूल को मींस इस डायरेक्शन को कौन सा रूल ज्यादा अच्छा स्पेसिफाई करता है? सो दस द रूल इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। सो अभी यहां पे मेंशन कर लेते हैं, वैसे आपने पहले लिख लिया होगा। So Maxwell right hand thumb rule is used to find out the direction of magnetic field. तो अगर हमें मैथमेटिकली यूज करना है तो we will say this statement कि भाई वेक्टर फॉर्म से तो यही पता चला है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंथ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों के क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। और कौन सा रूल हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। सो दिस इज होल अबाउट दी बायर्ड-सैविट्ज लॉ जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। सो प्लीज नोट इट डाउन, द मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म में भी प्लीज इस पे काम करना है। ओके, सो दिस इज होल अबाउट दी बायर्ड-सैविट्ज लॉ। नाउ सिंस हम लोगों ने इस वेक्टर लॉ या इस लॉ को समझने में टाइम दिया है, नाउ वी आर गोइंग टू हैव दी वेरियस स्पेशल एग्जांपल और यू कैन से एप्लीकेशंस ऑफ दी बायर्ड-सैविट्ज लॉ। व्हाई? बिकॉज ये तो अब क्लियर हो गया कि बायर्ड-सैविट्ज लॉ हमें क्या प्रोवाइड करता है? बायर्ड-सैविट्ज लॉ गिव्स अस द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बायर्ड-सैविट्ज लॉ हमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देता है और डायरेक्शन भी पता चल जाता है अगर हम वेक्टर फॉर्म में रखें। बट फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू द स्मॉल सेक्शन ऑफ द वायर। तो प्रॉब्लम क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्मूला हमें मिला वो स्मॉल सेक्शन ऑफ द वायर की वजह से था, कोई स्पेसिफिक नहीं था, कोई शेप नहीं थी, कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं थी। तो अब हम लोग इसे पर्टिकुलर शेप्स के लिए अप्लाई करना शुरू करेंगे, जैसे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन हुई थी। वह गॉस लॉ ने बता दिया द नेट फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by efficient naught times of the total charge enclosed। अब गॉस ने तो बता दिया ये सब, तो अगर ये सब स्पेसिफाइड हो चुका तो फिर हमने अलग अलग शेप के लिए पढ़ना शुरू किया, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी व्हाट? एप्लीकेशंस। सो एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट? बायर्ड-सैविट्ज लॉ। सो बायर्ड-सैविट्ज लॉ की एप्लीकेशंस में स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग एक वन सिंपल एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। एंड दैट फर्स्ट एप्लीकेशन दैट आई वांट टू टेक is magnetic field at the center of circular loop, at the center of circular loop। this is the first application जो आज हम लोग इस लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, जो ऑलमोस्टली हमारा 10 to 15 मिनट्स में हो जाएगा। So we are going to find out the magnetic field, but कहाँ पे? सेंटर पे, और वो भी किसके? सर्कुलर लूप पे। So let us consider a circular loop। So we have a circular loop of radius capital R and carrying the current I, and let's suppose I have taken the current in anti-clockwise direction। तो मैंने करंट कहाँ ले लिया? Anti-clockwise। So what we have the assumption? We have the assumption that let us consider a circular current carrying loop। Okay, so we have a circular current carrying loop, okay, of radius what? Of radius capital R and current and carrying current capital R। तो मैंने करंट की डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ली है, तो ये आप जानते हो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सेंटर O, लेट्स सपोज O इज द सेंटर, तो O पर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगी क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड। सो मींस द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा।
बट मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज में घूमे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम पहले मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। ओके, सो फॉर द अकॉर्डिंग टू बायट-सैविट्ज लॉ, सो लेट अस अप्लाई अकॉर्डिंग टू बायट-सैविट्ज law, because we are going to use the application of this. So according to बायट-सैविट्ज law, for small length section, एक छोटा सा लेंथ का सेक्शन ले लेते। ओके, सो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल लेंथ सेक्शन। तो मैंने एक छोटा सा लेंथ ले लिया डीएल वेक्टर, सर्कल का एक छोटा सा लेंथ। एंड व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ वेक्टर? लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन कहां होगा? लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जहां पे करंट का डायरेक्शन होगा। और आप बता सकते हैं ये करंट किस डायरेक्शन में है? सो करंट तो सर्कुलर लूप में जा रहा है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। बट इस स्मॉल सेक्शन के लिए करंट कहां है? मींस इस छोटे से सेक्शन में करंट की डायरेक्शन कहां होगी? अलोंग द टेंजेंट। ये तो हम जानते हैं ना, फॉर अ सर्कुलर पाथ, अगर हम लोग एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट। तो किसी भी सर्कुलर पाथ पे जो करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो उसकी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? करंट की एंटी क्लॉकवाइज। बट करंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते, तो जो डायरेक्शन करंट की होगी स्मॉल सेक्शन में वही डायरेक्शन डीएल वेक्टर की होगी। गॉट इट? और ये हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर। ये हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर। Position vector, what is the meaning of the position vector? The meaning of the position vector is the distance of the small length जो करंट कैरी कर रहा है, वो छोटा सा लेंथ सेक्शन जिसके पास करंट है, एंड द पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस बार वो पॉइंट कहां है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? वो सेंटर पर है, यानी इस बार हमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है। और वायर कहां है? वो करंट या लेंथ सेक्शन का सर्कमफेरेंस पे। So what you call the distance of that point means what you call the distance from the center to the circumference? Radius. तो इस बार जो रेडियस है वही हमारा पोजीशन वेक्टर बन गया, ओके। और जो डीएल वेक्टर वो हमारा स्मॉल लेंथ हो गया। So let's start working on that. So thus dB is equal to what? Mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square. So what is the theta stands for? Theta stands for angle between length vector and position vector. तो इस केस में लेंथ वेक्टर कहां है? Where is the length vector? Length vector is along the tangent, क्योंकि उसी डायरेक्शन में करंट है। And where is the position vector? Position vector वही है जो रेडियस वेक्टर है, यानी रेडियस है। तो लेंथ वेक्टर टेंजेंट पर है और पोजीशन वेक्टर रेडियस पे है। और अपनी 10th क्लास रिवाइज कर लो भाई। What is the angle between the radius and the tangent? और ये प्रूफ भी करते थे सर्कल चैप्टर 10th में जो आता था। And what is that angle? Always 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा हमेशा कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। Because theta is the angle between length and position. और यहाँ पे लेंथ वेक्टर टेंजेंट है, जो टेंजेंट होगी वहीं पे लेंथ वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर वहीं पे है जहाँ पे रेडियस वेक्टर है। I hope you got it. So what would be the dB? So thus dB is equal to mu naught by 4 pi I dl by r square, radius square, because sin 90 is 1. So this is the magnetic field. ये वो magnetic field है कहाँ पे? सेंटर पर। बट किसकी वजह से? स्मॉल लेंथ की वजह से। बट हमें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकालनी है? कंप्लीट सर्कुलर लूप की वजह से। So thus net magnetic field at center, net magnetic field at center, so B center, क्या करें इसका? इंटीग्रेशन स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का। बट इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? डू वी हैव एनी लिमिट? क्या हमारे पास कोई लिमिट है? नो सर, बिकॉज इट इज अ सर्कुलर लूप। ये एक सर्कुलर लूप है, so that's why we use a symbol close integration. This is a symbol of close integration. इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी एक दो बार यूज हुआ था। close integration means complete integration. So it would be complete integration of dB की वैल्यू
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर। सो टेक आउट ऑल द एलिमेंट्स जो कांस्टेंट हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज कांस्टेंट, करंट पूरे लूप में कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द लूप वो भी पूरा कांस्टेंट है। ओनली वन थिंग जो इस लूप में वेरिएबल है वो है dl यानी लेंथ। ये चेंज होगी जैसे जैसे हम इस पूरे को स्टडी करते जाएंगे। सो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ एंड व्हाट वुड बी द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ द लेंथ। इस सर्कुलर लूप की लेंथ की टोटल इंटीग्रेशन क्या होगी? सो व्हाट यू कॉल द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर वायर और सर्कुलर लूप? सर्कमफेरेंस। और किसी भी सर्कुलर लूप का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई इनटू रेडियस। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय r स्क्वायर और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई r। कंप्लीट इंटीग्रेशन, कंप्लीट लेंथ कितनी होगी? 2 पाई r। 1 r कैंसिल विद द r, pi कैंसिल विद द pi and 2 2s are 4. So what is the magnetic field at the center? So magnetic field at the center is mu naught I by 2r. So this is the one important application, or you can say the first derivation of the Biot-Savart's law application. And what is that application? We have to find out the magnetic field at the center of the circular loop. So the magnetic field at the center, क्या है magnitude? It is always mu naught I by 2r, where mu naught stands for permeability, जिसका वैल्यू कितना होता है? 4 pi into 10 की power -7. I stands for the amount of current जो flow कर रहा है, and r stands for the radius. So this is the magnetic field at the center. अब डायरेक्शन के बारे में बात कर ले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया। अब डायरेक्शन के लिए हमारा रूल हमारे पास है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो करंट बताइए इसके चारों तरफ कैसे घूम रहा है? इस बार हमें घुमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सर्कुलर लूप में है। सो बताइए करंट की डायरेक्शन कैसे रिवॉल्व कर रही है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? इट इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल यानी आउटवर्ड। So I will represent the symbol of that. So ये sufficient है। आप सिंबल दिखा दीजिए, either cross और either dot, हम लोग उसे understood कर जाएंगे। Got it? So this is your first application of the Biot-Savart's law, जो केवल इस लेक्चर में मैं केवल इतना ही रखूंगा, because the second and the further applications are little bit lengthy है, जो टाइम लगाएगा और फिर लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। So we will take the further application in the next. So for this lecture क्या है हमारे पास काम? We studied about the Biot-Savart's law, हमने उसे समझा और हमने उसे अप्लाई करके फर्स्ट एप्लीकेशन पे वर्क किया। Done it? So magnetic field at the center is mu naught I divided by 2. Now before leaving this, एक पॉइंट जो मैं नोट बना के आपसे चाहता हूँ कि आप लोग लिख लेंगे, and that point is for numerical. ये मेरा पर्सनल सजेशन है। This is my personal point of view. ऐसा कोई बुक में, NCERT में या रेफरेंस बुक किसी में नहीं है। So this is my only personal opinion that magnetic field at the center, always use this formula. Theta by 360 mu naught I by 2r. I will suggest that numerical के लिए आप इसे यूज कीजिए। ओके, यहाँ पे थीटा का मतलब वो नहीं है, वो बायोट में था, ये अलग जो मैंने यहाँ पे रखा है। दिस थीटा मीन्स एंगल कवर्ड बाय द लूप एट द सेंटर। इस थीटा का मतलब क्या है? ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बना है कि आपका जो लूप है वो उस पॉइंट या उस सेंटर पे कितना एंगल कवर कर रहा है। तो हमारा लूप यहाँ से शुरू है और ये यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ तक जा रहा है पूरा, तो कितना एंगल कवर कर रहा है? 360। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 360 by 360 mu naught I by 2r। और 360 कैंसिल, फॉर्मूला बन गया। बट व्हाट वुड हैपन? ओके, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। प्लीज डेरिवेशन आपका हो गया होगा। नाउ द पॉइंट इज दैट अब जो चीज आपको देखनी है यहाँ पे वो क्या कि हमारे पास जो एस्पेक्ट है और हमारे पास जो टर्म है वो ये कि इन फ्यूचर अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से दूं, और फिर वही मैं आपसे सजेस्ट करूंगा that I have taken these videos, small basic videos for the 10th class. So if you get the time, तो अगर आप थर्ड और फोर्थ लेक्चर और देखते हैं 10th क्लास का, आपको ये न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे जो मैंने 12th क्लास के ही रखे थे। So for the NTSC purpose, so NTSC स्टूडेंट ने
मोस्टली कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके पिक किए हैं और वो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं. सो दोस 10th क्लास स्टूडेंट हैव सॉल्व दीज न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में आएंगे. दे हैव सॉल्व इट बिकॉज दे अंडरस्टैंड. द पॉइंट इज उन्होंने डेरिवेशन नहीं किया, फाइनल रिजल्ट लिखा और उन्हें यूज करना सीखा. आप लोग डेरिवेशन के साथ रिजल्ट कर रहे हो. दैट इज द पॉइंट. तो अगर आप थर्ड या फोर्थ लेक्चर और देख पाते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, बट अगर आप थर्ड और फोर्थ लेक्चर ऑफ 10th क्लास देखते हैं तो आपको कुछ और पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे. सो अगर हमारे पास लूप ऐसा है और मैंने आपको कहा यार मैग्नेटिक फील्ड निकालो ऊपर, केवल इतना ही लूप है. सो इट इज नॉट द कंप्लीट वन, इट इज अ सेमी सर्कल. तो कितना एंगल कवर कर रहा है ये सेंटर पे? 180 डिग्री. तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 180/360 म्यू नॉट I by 2r. तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर है, बट किसकी वजह से? पूरे लूप की वजह से. अगर लूप आधा होगा तो ये भी हाफ हो जाएगी, लूप 1/4 हुआ तो ये भी 1/4 हो जाएगी. सो उस चीज को बार बार ये ना देखिए कि कितना हो रहा है, हम लोग उसे एंगल में देख लेते हैं. ये देख लेते हैं कि वो कितने एंगल कवर कर रहा है सेंटर पे. कौन कवर कर रहा है? लूप सेंटर पे कितना कवर कर रहा है जिसके पास करंट है? 30 डिग्री कर रहा है. इफ इट इज कवरिंग एट द सेंटर, इफ इट इज कवरिंग 45 डिग्री एंगल, तो हम लोग इस फॉर्मूले से बहुत इफेक्टिव वे में वर्क कर सकते हैं और ये इफेक्टिवली काम भी कर रहा है. ओके, बुक्स में कोई अलग तरीके, आई विल नॉट से कि रेफरेंस बुक्स आर यूजिंग दी रॉन्ग मेथड, वो उनका टेक्निक है. एज आई टोल्ड यू यार, रेफरेंस बुक किसी राइटर या किसी टीचर का बुक है वो, और हर टीचर के अपने तरीके होते हैं काम करने के, और ये मेरा तरीका है जो मुझे लगा और आई डेवलप फ्रॉम जब हम लोग 12th क्लास में होते थे तो हमारे टीचर ने हमें थोड़ा सा हिंट दिया था और जिसे आज थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद मैं आपके सामने इस फॉर्म में रखता हूं. ओके, सो डेरिवेशन अप टू हियर है बट न्यूमेरिकल यहां से. ओके, सो दैट इज होल फ्रॉम दिस साइड. इस लेक्चर में केवल इतना ही. ओके, सो प्लीज कंप्लीट इट, डू दैट. फर्स्ट 2 लेक्चर से नोट्स हो गए एंड स्टार्ट. Now we will meet with the next lecture with the more applications of the Biot-Savart's law. अब हमें बायट यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलग-अलग शेप के अलग-अलग कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले बनाने हैं. ओके, कितने फॉर्मूले बनाने हैं फिर वही बात आप थर्ड लेक्चर ऑफ 10th क्लास देख सकते हो. मैंने वहां पे सारे फॉर्मूलेस के बारे में बात की गई है, सो यू कैन रेफरेंस ऑन दैट पार्ट. ओके, सो प्लीज सी यू देन, प्लीज कंप्लीट इट. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. यहां तक कंप्लीट कीजिए प्लीज.